स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम यूजीसी नेट को बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको पता है कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट का सिलेबस सेम है। तो जो आपको हरियाणा के लिए पढ़ना है वही यूजीसी नेट प्री पेपर के लिए, उसके हरियाणा के लिए वो उसमें 2 पेपर होंगे। लिखित को आपको अलग से तैयार करना है, पर सिलेबस यही है। ठीक है, प्री तो आपको मैं यहीं से पास करवा दूंगा। ठीक है, आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना तैयार करते रहें। और यूजीसी नेट को भी, यूजीसी नेट तो खैर सिलेबस सही है। तो हम रस सिद्धांत आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या भूल गए हैं शायद आप, कि हम यूनिट 3 की क्लास जो है पढ़ा रहे थे। यूनिट 3 में 5 से 6 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें हम रचना और रचनाकार को गानों के माध्यम से तैयार करवाया है। जो रचनाकार के सन हैं उनको मैंने ट्रिक के माध्यम से करवाया है, जो आचार्य हैं भरत मुनि मन सबको। ठीक है, उसके बाद में काव्य प्रयोजन, ठीक है, रीत सिद्धांत भी पढ़ा चुका हूं और काव्य लक्षण भी पढ़ा चुका हूं। तो कई प्रकार के मैंने उसमें टॉपिक, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रस संप्रदाय। ठीक है, रस सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। और उसके पहले जो हम पढ़ा चुके हैं तो आप जाएं प्लेलिस्ट में जाके पहले देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। मैं दिखा देता हूं। ठीक है, रस सिद्धांत आपको मैं आज तैयार करके ही मानूंगा, एकदम आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। ठीक है, देखो ये सब मैं आपको अच्छी तरीके से, और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करें। ठीक है, एक बार फिर से 97 21 56 58 75, इस नंबर पे आप कॉल करोगे तो आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। उसी ग्रुप में आपके यूजीसी नेट के और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि सिलेबस सेम है, ठीक है, ये नोट्स उसमें जो है मिलेंगे आपको। वहीं से आप एक बार क्लास देख लें, फिर उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक आपको रीत सिद्धांत वाली क्लास एक बार इसके पहले देख लेनी है, फिर रस सिद्धांत पढ़ो। रीत सिद्धांत को मैंने जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है आपको अच्छा नहीं लगे। रीतियां जो आपको याद नहीं होती हैं कि किसने कौन कौन सी रीतियां मानी है, वो मैंने ट्रिक के माध्यम से अपना जो है पढ़ाई है। मेरा ट्रिकी वीडियो भी रहता है, समझ लो, कहीं जहां पे मुझे लगता है कि बच्चों को याद नहीं होता, मैं कोशिश करता हूं कि किसी प्रकार से वो याद हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए रस सिद्धांत यानी जो रस है, रस संप्रदाय, ये काव्य शास्त्र में सबसे प्राचीन संप्रदाय है। क्योंकि भरत मुनि इसकी व्याख्या, भरत मुनि ने दिया था रस सिद्धांत को, उसी के वो प्रवर्तक हुए हैं। ठीक है, उनकी जो रचना है नाट्य शास्त्र, ठीक है, उसी में रस सिद्धांत के बारे में उन्होंने विवेचना किया है। ठीक है, व्याख्यायित किया है। तो अब हम पढ़ते हैं रस संप्रदाय। देखो सब आपको पता होना चाहिए, मैं आपको समझाऊंगा जहां समझाने की जरूरत है पढ़ाऊंगा। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बोर्ड पे क्लास नहीं है तो शायद समझ में नहीं, आपको बहुत बेहतरीन समझ में यहाँ पे आएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, उदाहरण, क्योंकि आपको देखो यूजीसी नेट के बच्चे हैं तो आपको उदाहरण पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि उदाहरण जरूरी भी नहीं है, बस आपको इनके सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए, किसने क्या माना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? रस सिद्धांत। जन श्रुति यानी लोगों के अनुसार रस के प्रथम निरूपणकर्ता, याद रखना, प्रथम निरूपणकर्ता नंद किशोर हैं। ठीक है, नंदी केशवर हैं, याद रखना, पर कोई बात नहीं, नंदी केशवर। ठीक है, प्राप्त सामग्री के आधार पर, यानी जिस प्रकार हमको सामग्री मिली है उससे पता चलता है कि जो है भरत मुनि ने काव्य शास्त्र में इसे काव्यानंद के अर्थ में, यानी काव्य के आनंद के अर्थ में समझा जाता था रस को। वही परिभाषा दी, काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से प्राप्त होने वाला आनंद ही क्या है? रस है। ठीक है, देखो रस का अगर व्युत्पत्ति अर्थ लें तो उसका अर्थ होता है आस्वाद। कहा गया है रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, रस को आस्वाद बताया, याद रखना। विभिन्न आचार्यों द्वारा रस निरूपण, यानी क्या क्या कैसे आचार्यों ने अपने रस का निरूपण किया है। देखो आचार्य भरत मुनि ने, इंपॉर्टेंट, देखो आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव, याद रखना, रस और भाव का जो विवेचन नाट्य शास्त्र, इंपॉर्टेंट, नाट्य शास्त्र के 6ठ और 7वें यानी 6ठे और 7वें अध्याय में
उसका विवेचन किया है। इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि ने रस सिद्धांत का जो है विवेचन किस अध्याय में किया? 6ठे और 7वें में किया है। ठीक है। उनके अनुसार विभाव अनुभाव विभचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब ये सूत्र देके तो चले गए भरत मुनि। उनके बाद आए भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनवगुप्त। उन्होंने सोचा कि इन्होंने एक सूत्र दे दिया तो ठीक बता दिया कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती। तो भैया संयोग क्या है, निष्पत्ति क्या है, इन दो शब्दों की व्याख्या करने के चक्कर में 4 व्याख्याकारों ने आपस में ही लड़ने लगे कि उन्होंने कुछ और बताया, उन्होंने कुछ और बताया। हम इसके बारे में रस निष्पत्ति जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझाएंगे। अगर अभी तक आपको रस निष्पत्ति नहीं समझ में आई तो एक बार पढ़ो रस निष्पत्ति, जब इसका टॉपिक आएगा, इसी के बाद आएगा। ठीक, एक बार में रस सिद्धांत नहीं पढ़ा जा सकता एक घंटे में, कम से कम 2 क्लासेस पे होंगी, क्योंकि आपको पता है मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। ठीक, ये मन से निकाल दो कि बस 15 मिनट में कोई टॉपिक पढ़ा जा सकता। भैया आप तुरंत आप क्लास से हट जा सकते हैं। जहां 15 मिनट में सबको समझा जा, बिल्कुल आप जाके पढ़ें। मेरे पास पढ़ोगे तो बेटा, या अगर हम उम्र है तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, जो भी आप समझें, मैं आपको विधिवत ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि जब भी पेपर में बैठे तो लगे कि हाँ कुछ आया हुआ है, कुछ फंसा हुआ है। ठीक है, याद रखना। तो वहां पे हम बात करेंगे विभाव अनुभाव। ठीक है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव, या व्यभिचारी को ही संचारी भाव कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। संयोग से रस की निष्पत्ति होती, याद रखना। यही इन 2 शब्दों का ही व्याख्या करने वाले 4 व्याख्याकार हुए, हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, जिस प्रकार आगे बढ़ते हैं कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्त होते। अब यहां पे इन्होंने स्वस्थ पुरुष का है, क्या कहा है भाई? स्वस्थ पुरुष की बात क्यों कही? कहा कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों, यानी अनेक प्रकार के व्यंजन, खाद्य पदार्थ, ठीक है, जो खाने के योग्य हों, उनको जब भोग किया जाता है, स्वस्थ पुरुष, स्वस्थ मतलब जो रोगी ना हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके अगर जुकाम है तो आपको खाना में कोई स्वाद नहीं आ जाएगा, खाने में कोई शक होगी, पता नहीं सब फीका फीका लगता है, मजा नहीं आ रहा कुछ खाने में। ठीक है, सब बेकार लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। तो इसीलिए इन्होंने कहा स्वस्थ पुरुष, उसको हर एक चीज का स्वाद पता होगा। इसीलिए हिंदी में प्रयोग करें, सबके लिए नहीं है। अब केमिस्ट्री वाले बच्चे को आप समझाने लगोगे तो समझ में नहीं आएगा। साइंस लड़का वो बस ये साइन थीटा कॉस थीटा ही पढ़ता रह जाएगा बेचारा। ठीक है, पर हिंदी, जो हिंदी आर्ट साइड के बच्चे हैं, उनको समझ में आती है कि हाँ रस क्या है, कितनी आनंद भरी चीज है रस। स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संपन्न स्थायी भाव का आस्वादन करते हुए सहृदय जन, यानी जिसके अंदर सहृदय हो। यहां पे मैं साइंस के एक उदाहरण के तौर पे कहा, उनके अंदर भी सहृदय होता है भाई। गाना देखते हंसते हैं, हास्य रस। जहां दुखी होते हैं, करुण रस। जहां गुस्सा आती है, क्रोध रस। तो उनके भी अंदर होता है, मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया। ठीक है, आने लेते हैं भरत मुनि का कथन, याद रखना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव यानी क्या होते हैं, उनके आगे बारे में चर्चा करेंगे हम अच्छी तरीके से। कह रहे हैं कि भामा ने काव्य रस की बात की। भामा ने अलंकारवादी आचार होने के कारण रस को अलंकार और विभाव को रस माना। देखो ये बात, देखो यहां पे कि भामा कह रहे हैं कि भाई रस की उन्होंने बात तो किया, पर उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैं अलंकारवादी हूं, तो मैं भैया ऐसे तो नहीं मानूंगा। तो उन्होंने कहा है रस को इन्होंने अलंकार नाम दिया। देखो रस को क्या दिया? अलंकार। और जो विभाव थे, विभाव के 2 भेद हैं, हम आगे चल के बात करेंगे, उनको रस माना। समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। लोक स्वभाव की अनुकूलता से रस की सृष्टि होती है। कथन किसका है भैया? भामा का।
लोक स्वभाव की अनुकूलता से रस की सृष्टि होती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दंडी के अनुसार। दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दंडी के अनुसार माधुर्य गुण का माधुर्य गुण जो है रस का पर्यायवाची है, रस का पर्यायवाची है। इन्होंने रस को दोष के परिहार से ही माना। दंडी के मतानुसार सत्ता को ग्राम्य तो सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को समय करना है। ठीक है, रुद्रट ने देखो, रुद्रट के बारे में रुद्रट कह रहे हैं कि भैया रुद्रट ने अलंकारवादी होते हुए भी रस को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया था। इन्होंने रस की अनुकूल रीतियों और वृत्तियों, याद रखना रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर बल दिया। किसने? रुद्रट ने। किसने दिया था? रुद्रट ने। आनंदवर्धन के बारे में सुन भैया थोड़ा। आनंदवर्धन ने रस को केंद्र बिंदु मानते हुए, केंद्र बिंदु मानते कौन? रस को केंद्र बिंदु किसने माना? आनंदवर्धन ने। समस्त काव्य तत्वों का महत्व माना। ये रस को सर्वाधिक महत्व देने वाले आचार्य थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट या अति महत्वपूर्ण बात यह है क्या कि आनंदवर्धन ने कौन से आचार्य थे जिन्होंने रस को सर्वाधिक महत्व दिया था? वो कौन थे? आनंदवर्धन। सर्वथा रसनात्मको वित विघ्ने प्रतीत ग्राह्यो भाव एवं रसा। ये कथन किसका है भैया? अभिनवगुप्त का है। किसका है? अभिनवगुप्त का। विभाव अनुभावस्यात् सत्व कव्र विभा जो है विचारी भी आनीयमानः स्वघत्व स्थायी भाव रसः स्मृतः। याद रखना ये पंक्ति किसकी है? धनंजय की है। विभावे शब्द याद रखना, विभाव नहीं विभावे याद रखना। विभावे किसका है? धनंजय की है। सर्वथा शब्द याद रखना किसका है? अभिनवगुप्त का है। ठीक, यही कुछ शब्दों से आप निकाल सकते हैं। मम्मट देखो क्या कहते हैं। मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद, ये याद रखना, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। हम आपको बताएंगे, आपसे संलक्ष्य क्रम ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम ध्वनि पूछा था, ध्वनि सिद्धांत में पढ़ाएंगे, में स्थान दिया है। इन्होंने ही काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम भी स्वीकार किया था। रस की परिभाषा यही दी है, व्यक्तः सह तैर्विभाव देयो स्थायी भावो रसः स्मृता। याद रखना, बहुत अच्छी पंक्ति है। क्षेमेंद्र ने अपने संप्रदाय, देखो क्षेमेंद्र क्या बात है। क्षेमेंद्र आपको पता है, क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धांत या 27 औचित्य थे, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। क्षेमेंद्र ने औचित्य की स्थापना रस को आधार मानकर ही की थी। ठीक है, रस को आधार मानकर ही औचित्य सिद्धांत की जो स्थापना जो की थी किसने? क्षेमेंद्र ने। इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ में देखो और एक बात, विश्वनाथ में रस को इस प्रकार परिभाषित किया है। विश्वनाथ ने कि विभावे अनुभावे ने व्यक्त संचारणी तथा रसतामेत रत इत्यादि स्थायी भाव सचेत सम। तो याद रखना संचारणी शब्द आपको याद रखना। संचारणी विश्व हमेशा संचरण करता है, विश्व में हमेशा लोग संचरण करते हैं। या यहां से विश्व है, यहाँ विभावे कर सकते हो, वहां विभावे था, यहाँ विभावे कह दो। ठीक है, याद रखना विश्वनाथ। भोजराज कृत देखो, भोजराज कृत इनकी रचना कौन थे? श्रृंगार प्रकाश। भोजराज की श्रृंगार प्रसाद। विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण, आपको पता होना चाहिए, पढ़ा है। भानुदत्त की रचना रसरंगड़ी। ये रचना जो वहां जाओगे तो एकदम गानों में आपको मिलेंगी। ठीक है, और पंडित राज जगन्नाथ की रचना रस गंगाधर, रस सिद्धांत की दृष्टि से उल्लेख है। तो यानी श्रृंगार प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस तरंगड़ी और रस गंगाधर, ये रस सिद्धांत की बात की। अब हम थोड़ी सी बात रस के अंग या अवयव पे करेंगे। हम आराम से समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखो रस के 4 अंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक स्थायी भाव, दूसरा विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, फिर अनुभाव, एक भेद होता है अनुभाव। ये रस के 4 अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और एक यहां है तुम्हारा चौथा, यहां संचारी भाव। क्या?
संचारी भाव। अब बात आती है, समझो थोड़ा, में इनको ही आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो 1 मिनट हम समझाते हैं। स्थाई भाव, स्थाई भाव हम अभी आगे बात करेंगे, फिलहाल 1 मिनट के लिए इतना समझ लीजिए कि स्थाई भाव हमारे रस, हमारे अंदर पहले से स्थाई होते हैं। जैसे कि क्रोध, रौद्र रस का स्थाई भाव, क्रोध हमारे अंदर पहले से विद्यमान है, बस उसको जगाने के लिए कुछ ऐसे कारनामे चाहिए। ठीक है, हम आगे बात करेंगे। विभाव को समझो, विभाव को समझो थोड़ा। अब हम इसको आपको एक कहानी से जोड़ते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है, आलंबन विभाव। और आलंबन के यहाँ पे देखिए कहीं जगह खाली है, यहाँ पे देखो यही विभाव है ना, विभाव आपको पता होना चाहिए। यहां से समझो, ये थोड़ा समझो यहाँ पे कि विभाव के 2 भेद हैं। एक कौन सा है, आलंबन, आलंबन, और एक कौन सा है भैया, उद्दीपन। ठीक, उद्दीपन। ठीक है, लिखा नहीं है, उद्दीपन। ठीक है, आलंबन के फिर 2 भेद हैं, आश्रयालंबन, आश्रयालंबन लिख लो इसे, और विषयालंबन। इसके 2 भेद हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब ये थोड़ा समझ लो कि क्या होता है। विभाव मतलब स्थाई भाव को जागृत करने वाले जो कारण है, यानी जो हमारे अंदर स्थाई भाव तो पहले से मौजूद हैं। ठीक है, क्रोध तो हमारे अंदर है ही है, उसको जागृत कैसे करें, तो जो उनको जागृत करते हैं उन्हीं को कहते हैं विभाव। और विभाव को विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। उसमें जो आलंबन के 2 भेद होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। कैसे होते हैं, आश्रयालंबन क्या होता है, अब समझो। दोनों लोग आप जो इस उम्र में पढ़ रहे हैं, तो एक ही क्षेत्र में आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा, वो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, यहीं पे समझो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यह है आलंबन। आलंबन के 2 भेद हैं, एक कौन है, एक बार फिर से लिख ले थोड़ा, आश्रयालंबन, आश्रयालंबन, और एक कौन है, विषयालंबन। एक क्या है भैया, विषयालंबन। आप मान लो अभी क्लास लिए और उसके बाद पास के किसी बाग में या फिर पार्क में गए। ठीक है, जब वहां आप जाओगे तो मान के चलो आप खड़े हैं, देखा सामने से कोई आ रही है मोहतरमा। ठीक है, आपने देखा उनको, एक बार सिर्फ देखा और मन में प्रेम की भावना जाग गई। ठीक है, तो आपने जिनको देखा, प्रेम किसके अंदर जगा, आपके अंदर। आपके अंदर प्रेम जगा तो आप हो गए आश्रय, यानी प्रेम की भावना जगी किसके अंदर, आपके अंदर। किसके लिए जगी, सामने वाले व्यक्ति के लिए, तो वो हो गई विषय। वो क्या हो गए, विषय। तो यानी जिसके अंदर प्रेम की भावना जगती है वो होता है आश्रयालंबन। ठीक है, और जिसके प्रति जगती है वो होता है विषयालंबन। तो आप अभी मैं उसी कहानी से जोड़ो, आप पार्क में अपने आप को इमेजिन करो, पार्क में है, सामने किसी को देखा, आपको सोचो कि चलो बात कर लेते हैं कुछ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वहां गए, नहीं जान अभी गए नहीं, दूर से देखा है बस, तो समझ लो कि आपके अंदर अगर प्रेम भावना जागृत तो आप आश्रयालंबन हो गए, सामने वाला कौन हो गया, विषयालंबन, क्योंकि उसके प्रति जगह था। अब बात आती है उद्दीपन की। अब सुनो, उद्दीपन क्या होता है। सामने वो खड़ी हैं, आप भी सामने खड़े हैं, अब सोच रहे हो कि किसी प्रकार से। अब एक बात बताओ कि अगर आप धूप में हैं, बहुत ज्यादा धूप में हैं, ठीक है, खूब धूप है, तो प्रेम बढ़ने का चांस नहीं है, घटेगा। क्यों, क्योंकि सामने से पसीना चल रहा होगा, तो मेकअप भी शायद उतर रहा होगा, तो आप वहां से निकल जाओगे। तो ये उद्दीपन का काम नहीं करेंगे। उद्दीपन क्या करेगा, उद्दीपन आपको मैं फिर से बताता हूं, उद्दीपन होता क्या है। आज
धूप खूब थी, अचानक छांव हो जाती है, बादल घिर आते हैं, मौसम सुहाना हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे हवा चलने लगे, स्लोली स्लोली हवा चल रही है, हवा चल रही है, और ठंडा मौसम, इतनी गर्मी थी, ठंडा मौसम। सामने वाले व्यक्ति एकदम से खिल पड़ा। देखो बाग में फूल एकदम से चहकने लगे, खुशबू आने लगी। आपके अंदर से प्रेम कम होगा या प्रेम बढ़ेगा? बताओ कमेंट करके। तो कहीं ना कहीं प्रेम बढ़ेगा। तो ये हो गया उद्दीपन, यानी प्रकृति हमेशा उद्दीपन का काम करती है। इसका मतलब वे भाव जो प्रेम को बढ़ाते हैं उसको उद्दीपन कहते हैं। छोटे छोटे होते हैं, संचरित होते हैं, ठीक है, मतलब वो तो संचारी भाव हो गए, पर उद्दीपन उसे को कहते हैं जो प्रेम को बढ़ाए। जैसे प्रकृति का खिलना, फूल, प्रकृति का मतलब प्रकृति हमेशा उद्दीपन का काम करती है। फूलों का खिलना, ठीक है, हवाएं चलना, ठंडी ठंडी, अब गर्मी है, ठीक है, तो इससे आपका प्रेम बढ़ेगा। ये क्या है? आपको पता होना चाहिए क्या है? आपको पता होना चाहिए क्या है? क्या है? आलंबन और उद्दीपन, ये विभाव था। अब हम समझते हैं अनुभव का, इसी कहानी से जोड़ते हैं। एक एक लाइन को आप बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है कायिक अनुभव? क्या होता है? कायिक को ही आंगिक कहते हैं। आंगिक, आंगिक चेष्टाएं। अब समझो कि अभी पार्क में है, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को देख रहे हैं। अनुभव के भेद हम बनाने जा रहे हैं। अनुभव के अनु मतलब पीछे, भाव मतलब भाव का भाव, यानी जो पीछे जागृत होने वाले जो भाव होते हैं, विभाव के बाद जो भाव जागृत होते हैं उनको अनुभव कहते हैं। समझो स्टेप बाय स्टेप। सामने देख रहे हैं आप, अब वो जो सामने वाले हैं उन्होंने, अब हमारे तो बाल यहाँ पे है नहीं, पर यहाँ होते हैं, आपको पता होना चाहिए, लड़कियों की खास करके बाल यहाँ पे, उन्होंने ऐसे लटे संभाली अपनी, ऐसे, ये ऐसे किया। आपका प्रेम बढ़ेगा, आपके भाव अंदर से और जागृत होने लगेंगे। यानी उन्होंने वो कायिक अनुभव किया, आंगिक चेष्टाएं की। बालों को सहलाना, ठीक है। बाकी आप एक लाइन और समझ सकते हैं, ठीक है, बाय कहना, हाय कहना, हाय क्या हाल है, ठीक है। तो ये कायिक अनुभव है, आंगिक चेष्टा है। क्या है? आंगिक चेष्टा है। वाचिक अनुभव, अब उन्होंने पहले बालों को सहलाया, आपका प्रेम आसमान पे चल रहा है, सामने आई आपके, और आपसे जैसे ही देखा आपने, और उन्होंने आपसे कह दिया भैया मेरा ये काम था, सारा मूड खराब। कहोगे इससे अच्छा ना ही आप बोलती, ठीक है। यानी उनका बोलना, कुछ भी बोलना, भैया तो नहीं कहेंगे खैर, ठीक है, जो भी कुछ कह रही हैं समझ लो वो वाचिक अनुभव है, आपका प्रेम बढ़ रहा है। आहार क्या होता है? आहार क्या होता है? आहार वेशभूषा, उनकी जो ड्रेस है, ड्रेस से ही आप पहचान लोगे, ठीक है। वेशभूषा से पहचाना जाता है कि बच्चा, व्यक्ति प्रेम में है, दुख में है, किसी प्रकार से। जैसे यहां से मुझे एक उदाहरण याद आता है, भ्रमर गीत सार की पंक्ति है, ठीक है, उद्धव शतक, भ्रमर गीत सार ने उद्धव शतक में, मतलब उद्धव संवाद में जब जाते हैं उद्धव, तो राधा को देखते हैं, तो राधा क्या होती हैं, एकदम देख के जैसे देखती हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी, अति मलिन, अत्यंत गंदी, वृष भानु की पुत्री कुमारी यानी राधा। जैसे राधा को देखा है, अति मलिन वृष भानु कुमारी, यानी बहुत गंदी बैठी हुई है। अधो मुख रहत उरध नहीं चितवत, ज्यो हारे थकत जुआरी, ठीक है। इतनी गंदी है, ऐसे नीचे रखती हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई जुआरी जुए में हार गया हो।
अति मलिन वृष भानु कुमारी। फिर कैसे है, एक लाइन बीच में छूट रही है, वो उसमें से है कि कान का लालच ना धुआ, वो सारी बीच में लाइन है, ऐसी लाइन है कि यानी वो साड़ी इसलिए गंदी है उनकी कि कान्हा ने उसमें प्रेम कीड़ा किया था, उसके पसीने से उनकी साड़ी भीग गई थी, तो इसलिए वो साड़ी नहीं धुलती हैं। तो यानी उद्धव जाते हैं, जैसे ही देखते हैं पता चल जाता है कि राधा बहुत वियोग में है। क्यों? क्योंकि अति मलिन वृष भानु कुमारी, ये वेशभूषा उनकी बता रही थी। ये था आहार। सात्विक, सात्विक भाव अनुभाव। सात्विक के अंतर्गत 8 भेद होते हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैमण, अश्रु, प्रलय। अब समझना, यहां तक क्या किया आपने देखा, एक दूसरे को देखा, उद्दीपन बढ़ा, प्रेम भाव जागृत हो गया, उन्होंने कायिक चेष्टाएं की, लटे संभाली, अपने कुछ भी काम किया, आप उन्होंने कुछ बोला या आपने कुछ बोला कि जाओ, किसी से कह दिया कि जाके कुछ लेकर आओ, ठंडा वंडा पिलाते हैं इनको, कहते हैं आओ मैडम बैठे जरा हम चाय वाय पीते हैं, ठीक है। आहार वेशभूषा देख लिया। अब क्या होता है, भाव जागृत हैं दोनों, दोनों जड़वत एक तरफ खड़े हैं, आमने सामने देख रहे हैं, स्तंभ, स्तंभ बन के खड़े देख रहे हैं, बात कोई लोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब बात नहीं करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मन में ये चलता रहेगा, पता नहीं क्या बोल देगी, पसीना आने लगेगा, श्वेत श्वेत, ठीक है, और डर भी लगेगा आपको कि ऐसा नहीं कि हम देखे थे, कुछ बोला था, कुछ ना मारने तो नहीं लगे। रोमांच, रोमांच यानी रोए खड़े हो जाएंगे। अब जैसे ही उसने आते ही, सोच के देखो, अगर आते ही कह दिया कि आप मुझे पसंद हैं, स्वर भंग, यानी आपके मुख से तो ही कुछ नहीं बोला जाएगा। इसको वैसे बाद में समझना चाहिए, ज्यादा अच्छा समझ में आता है, इसको बाद में छर को, इसको बाद में समझना, पहले यहां से कि आपके पास वो आ रही है, स्तंभ एकदम खड़े हो गए हैं, जड़वत हो गए, पसीना निकल रहा है, ठीक है, रोए एकदम से खड़े हो गए हैं, और आप कांप रहे हैं, कंप मतलब कांप रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ ना हो कि कर दे। वैवर्ण, वैवर्ण मतलब क्या है, चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं कि देख रहे हैं एकदम जड़वत, वैवर्ण, आंसू भी निकल रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, अब देखो अगर कुछ हो गया तो प्रलय ही आ जाएगी। और जैसे ही वो आई, कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहोगे आए, ये स्वरभंग, आप उस टाइम कुछ बोल नहीं पाओगे, बोलोगे तो निकलेगा, इसको कहते हैं स्वरभंग। ये थे हमारे 8 अनुभव, सात्विक भाव, सत्व प्लस एक, ठीक है, इनको मानसिक भाव भी कहते हैं, तो याद रखना क्योंकि फिलहाल पता चल जाता है, ठीक है। ये थे हमारे रस के 4 अंग, मैंने आपको समझा दिया। बाकी चाय वाय पिए, अपने अपने घर चले आए, आप पार्क से सीधे यहाँ पे आ जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताएं कि हाँ अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया हो तो बताना, फिर मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आलंबन क्या रखना, आश्रयालंबन और विषयालंबन। उद्दीपन, उद्दीपन हमेशा प्रकृति उद्दीपन का काम करती है, ठीक है, इस बात को याद रखना। अनुभव, कायिक अनुभव यानी आंगिक चेष्टाएं, वाचिक यानी कुछ बोलना, आहार मतलब वेशभूषा, सात्विक यानी सत्व प्लस एक, जो मानसिक भाव होते हैं, जो मन में चलते हैं हमेशा, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, ठीक है। अगली बात करना है संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है बच्चा लोग? 33 होती है। एक 34 भी है, अभी हम आगे चल के बात करेंगे, छल नाम का, पर वो मान्यता नहीं मिली है, पर संचारी भाव की संख्या हमेशा 33 होती है, हम आगे बात करेंगे। देखो स्थायी भाव क्या होते हैं हमने बताया, अब एक एक भाव को पढ़ते हैं। सहृदय के मन में, नहीं हृदय, जिसके सहृदय कहने का मतलब है हृदय तो सबके अंतर्गत होता है, सहृदयी जो हो, जिसके अंदर भाव जागृत हो, मन में जो भाव सदा विद्यमान रहते हैं, हमेशा मन में हमारे अंदर भाव रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जिनके अंतःकरण में ये जागृत होते हैं उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं। वही बात, जिसके पर जागते होते उसे विषय कहते हैं, यानी आश्रय कहते हैं। वो वहीं पर बात होगी इस अनुभव के अंतर्गत, विभाव के अंतर्गत। स्थायी भाव हमने कहते हैं कि भाव हमेशा अपने अंदर रहते हैं, बस उनको जागृत करने के लिए वो कारण चाहिए
किसके अंदर क्रोध नहीं है, किसके अंदर स्नेह नहीं है, किसके अंदर भक्ति नहीं है, सबके अंदर सब कुछ है ना, बस हर जगह तो वो नहीं खुलते हैं। अभी मान के चलो, अभी आप देखो इस टाइम, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे मैंने कहा, इस टाइम आपके अंदर रति प्रेम होगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था और हम उम्र हैं, हम जानते हैं कोई ना बहुत बूढ़े हैं ना बहुत बच्चे हैं, तो आपके अंदर ये भाव समझ में नहीं आते, ये भाव हर बच्चे को समझ में आते हैं। अभी ये भाव आपके अंदर रति भाव था जो मैं बोल रहा था, इससे पहले, ठीक इससे पहले जब मैंने क्लास शुरू की थी तब रति भाव नहीं था, इस टाइम रति भाव होगा। और अभी मैं एक लाइन बोलता हूं, आपके अंदर ये भाव चेंज हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि गजेंद्र प्रियांशु की पंक्ति, कि लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हंसी आई, अब भाव जागृत, भाव बदल गया, स्थायी भाव बदल गया, रति था अब क्या आ गया, हास्य भाव आ गया, हास्य स्थायी भाव आ गया। तो यही स्थायी भाव हमारे अंदर हमेशा जागृत अंदर रहते हैं, बस उनको जागृत करने के लिए एक माचिस की तीली चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विभाव, विभाव हमने बताया स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारण होते हैं, अभी मैंने बताया विभाव पर। ठीक है, व्यक्ति या परिस्थितियां, वही बात देखो, व्यक्ति भी हो सकता है और परिस्थितियां भी हो सकती हैं। अब परिस्थितियां से समझो कैसे, मान के चलो आपके अंदर हम भाव रखते हैं डर वाला, भयानक रस, सोचो जंगल में है, रात हो गई है, 1 बज गया है, अकेले हो, आसपास कोई नहीं है, सामने से शेर की सिर्फ आवाज आए, आप कांप जाओगे। परिस्थितियां ही है, वहां पे परिस्थिति बदल गई। यही रात आप घर में हो, शेर कहीं बाहर दूर चिल्ला, इतनी डर थोड़ी लगेगा। परिस्थितियों का व्यक्ति, व्यक्ति तो करता ही हमेशा है, व्यक्ति शेर आया, विभाव कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, हमने बताया अभी आपको, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन देखो क्या होता है, आलंबन जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह आलंबन होता है, और उद्दीपन, आलंबन का व्यवहार, क्रियाकलाप एवं देश काल की जो स्थितियां स्थायी भाव को जागृत उद्दीपित करती हैं वह उद्दीपन कहलाती हैं। क्रियाकलाप मैंने बताया ना, ठीक है, देश काल की जो स्थितियां होती हैं। अनुभाव, स्थायी भाव को, स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात होने वाले आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव आश्रय के भाव के सूचक होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, अभी हमने पढ़ाया, कायिक, ठीक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। मैंने यहां देखो, कायिक यानी शरीर से संबंधित चेष्टाएं, शरीर से संबंधित चेष्टाएं, ठीक है, आंगिक। वाचिक, वाचिक मतलब स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाले अनुभाव। आहार मतलब वेशभूषा, आभूषण, साज सज्जा, केश, सज्जा आदि, ठीक है। सात्विक यानी ये, इनको मानसिक भी कहते हैं, सत्व के योग से उत्पन्न होने वाले आंगिक चेष्टाएं। इन्हें अभिनय के 4 प्रकार भी माना जाता है, ठीक है, इसी वो अनुभाव के। सात्विक को याद रखना, सात्विक को आयतनज भी कहते हैं, यानी ये बगैर यत्न के होते हैं, क्योंकि इसके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती, बाहरी चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जबकि ऊपर के अन्य तीनों नाटक में पात्र के प्रयत्न तथा काव्य में शब्दों से व्यक्त होने वाले होने के कारण यत्नज कहलाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने कायिक, वाचिक और सात्विक को ही अनुभाव माना है, ठीक है, याद रखना, भरत मुनि ने। संचारी भाव हमने कहा, देखो अब संचारी भाव, संचारी का अर्थ होता साथ साथ चलने वाला होता है। ये भाव भी स्थायी भाव की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं। ये अस्थिर भाव होते हैं, अस्थिर होते हैं मतलब ये हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं, आएंगे थोड़ी देर के लिए और चले जाएंगे, ठीक है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं, ये बात याद रखना आपको, ठीक है। इसकी संख्या 33 मानी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विरोध अवरोध के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया है। देखो देखो, रामचंद्र शुक्ल ने सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन, इन्हीं स्वरों को देखो, ये संचारी भाव को। सुखात्मक में गर्व, जहां पे गर्व हो आपको,
कोई बात आए आपको गर्व। आओ तो सुख, हर्ष, खुशी, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य, ये सब सुखात्मक है। अवतुष्क मतलब उत्सुक, ठीक है, दुखात्मक, लज्जा, जहां पे शर्मा जाओ, असूया भाव, अमरस, अवहिथ्या, ये सब याद रखना संचारी भाव। त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण, व्याधि, ये दुखात्मक संचारी भाव है, याद रखना। उभयात्मक क्या होता है, यानी दोनों जो हो, आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता। उदासीन वितर्क होता है, मति, श्रम, निद्रा और विबोध, ये उदासीन संचारी भाव है, याद रखना इनको। ये रामचंद्र शुक्ल ने इनका बंटवारा किया। संस्कृत में भानुदत्त, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भानुदत्त और हिंदी में देव ने एक अन्य संचारी भाव छल, छल का उल्लेख किया था, जिसे अन्य आचार्यों की मान्यता नहीं मिल सकी, याद रखना। भरत मुनि ने, अगली बात देखते हैं, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में भावों की संख्या देखो 49 मानी थी, जिसमें 8 भैया स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव तथा 33 संचारी भाव थे। इंपॉर्टेंट है, देखो 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव, इसीलिए संख्या कितनी हो गई, 49। इनके अनुसार भावकार देखो क्या है, उच्चते वांग गम स्वेपितान का काव्यार्यान, ठीक है, संस्कृत थोड़ी कमजोर है। भावयंतीत भावा, याद रखना है किनके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। रस के भेद इंपॉर्टेंट है, देखो रस के भेद, रस के भेद, रसों की संख्या मूलतः 8 मानी गई थी, जिसमें समय समय पर आचार वृद्धि करने का मत प्रस्तावित करते रहे हैं। देखो 8 मानी गई थी, अब देखो आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार देख लेनी चाहिए, ठीक है। यहां से देखो आपको पता होना चाहिए कि भरत मुनि ने भैया 8 संख्या कितनी मानी है, एक मिनट थोड़ा, आपको पता होना चाहिए कि भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या मानी है। वो कौन कौन से हैं, देखो भरत मुनि ने श्रृंगार रस, स्थायी भाव क्या है, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, रति मतलब प्रेम, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास, जहां पे खुशी, जो हंसी आए, जहां पे प्रेम आए। अब उदाहरण में नहीं दूंगा, आपको समझने है। रौद्र रस मतलब जहां पे क्रोध हो, भरत मुनि का दिया हुआ है रस, ठीक है, माना है। करुण रस मतलब जहां पे शोक हो। वीर रस जहां पे उत्साह हो, हिमाद्र तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभु समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अद्भुत रस जहां पे विस्मय हो, जाए, अद्भुत हो जाए। विभत्स रस जहां पे जुगुप्सा, विभत्स कहां पे, जहां पे कह सकते हो, अब मैं बता दूं, जैसे उदाहरण बहुत पूछा था विभत्स रस का, एक ही कि आंख दो खात निकारत, इसी प्रकार की एक लाइन है, ठीक है। भयानक रस का भयन। तो ये इतने रस जो रस ये हैं, ये इधर वाले रस इन्होंने भरत मुनि ने माने हैं। 8 रस कौन कौन से, एक बार फिर से देखो, श्रृंगार, हास, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक, ठीक है। इतने रसों को भरत मुनि ने माना है। स्थायी भाव सामने मैंने दे दिया है। उद्भट देखो इंपॉर्टेंट, अब यहां से ये इतना इंपॉर्टेंट है। उद्भट ने एक नया रस बताया, मतलब शांत रस को किसने स्थापित किया था, उद्भट ने। किसने भैया, अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति उद्भट है यानी उदंड है, यानी चंचला है, वो शांत तो रह ही नहीं सकता है, ठीक है। शांत जब रह ही नहीं सकता है, और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद, ठीक है। रुद्रट याद रखना, इन्होंने एक नया रस दिया था, प्रयाण रस, यानी प्रयाण रस किसने दिया था, रुद्रट ने। किसने दिया था, प्रयाण रस किसने दिया था, रुद्रट ने। इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्नेह होता है। विश्वनाथ, इन्होंने वात्सल रस दिया था। वात्सल रस इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं सूरदास की हर पंक्तियों में वात्सल रस होता है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है, कि मैया मोरी
कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भैया यजहू है छोटी। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं वत्सलता। रूप गोस्वामी ने एक और रस दिया, भक्ति रस। ईश्वर विषेक रति, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पने श्याम हरे दुत हो। ठीक है, ये रूप गोस्वामी की पंक्ति है। ये रूप गोस्वामी ने ये रस माने हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये नाम इनका पूछा जा सकता है, उनका नहीं, कि शांत रस को किसने स्थापित किया था, प्रियान रस को किसने, वात्सल और भक्ति रस को। ठीक है, चलो। आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता तो दी थी, किंतु प्रमुख 4 ही माना था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। 8 दिया, प्रमुख 4 को माना, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। फिर श्रृंगार से हास्य को, रौद्र से करुण को, वीर से अद्भुत को और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी है। किसने? भरत ने। दंडी ने भी 8 रसों को ही स्वीकृत किया था। मुख्यतः 9 रसों को स्वीकृत किया जाता है। रखना कौन? श्रृंगार। देखो, हाँ, ये बात मतलब 8 भरत मुनि के अनुसार जब भी पूछे तो 8 ही लगाना, वैसे तो 9। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक और शांत रस। ठीक है, ये शांत रस में जुड़ा है सिर्फ। भरत मुनि हास्य रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस मानते हैं। याद रखना, सर्वाधिक सुखात्मक रस भरत मुनि किसे मानते हैं? जाहिर सी बात, हास्य रस को। हाँ, श्रृंगार को नहीं मानते, हास्य रस को मानते हैं। भरत मुनि हास्य रस के मूल में विकृति भाव स्वीकृत करते हैं। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, हेमचंद्र और भानुदत्त आदि ने वात्सल रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है। आचार्य मम्मट ने इसे खारिज कर दिया। ये भी याद रखना, मम्मट ने इसे खारिज किया था। महाकवि सूरदास के पूर्णता प्रतिष्ठित होने के बाद वात्सल रस को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा मिला था। ठीक है, चलो, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा बचा है, एक आधे पॉइंट पढ़ेंगे। रुद्रट ने श्रृंगार रस को 4 भागों में बांटा है। इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। संयोग, वियोग, प्रच्छन्न, प्रकाश। ठीक है, 4 भागों पूछा जाएगा। श्रृंगार रस को 4 भागों में किसने बांटा था? रुद्रट ने। इंपॉर्टेंट है, संयोग, वियोग, प्रच्छन्न और प्रकाश। रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान भी माना। देखो, सम्यक ज्ञान भी माना था। ठीक है, अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव तृष्णा जन्य सुख माना था। देखो क्या बात है, अभिनव गुप्त ने। ये सब नई नई बातें हैं आपके सामने। ठीक है, एक भाव, देखो, एक भाव के साथ अनेक भावों का एकत्र होना भाव सबलता कहलाता है। याद रखना, ए भाव के साथ अनेक जब भाव एक साथ जुड़ जाए तो भाव सबलता कहलाता है। स्थायी भाव में अनुचित रूप से प्रवृत्त आस्वाद को रसाभास कहते हैं। क्या कहते हैं? रसाभास। रसों के पारस्परिक संबंध के संदर्भ में 2 अवधारणाएं महत्वपूर्ण है, रस मैत्री, रस विरोध। जहां पे समान रस आते हैं उन्हें रस मैत्री, जहां विरोध में आते हैं उसे रस विरोध कहते हैं। वे आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। देखो देखो, रस मैत्री किसे कहते हैं? रस मैत्री जब अनुकूल भाव वाले भिन्न भिन्न रस एक दूसरे के आस्वादन में सहायक बनते हैं तो उसे रस मैत्री कहते हैं। निम्नलिखित रस मैत्री समूह देखो, एक श्रृंगार और हास्य की। श्रृंगार अद्भुत, करुण शांत, करुण भयानक और विभत्स एक में। ठीक है, चलो, जब रसों की निकटता एक दूसरे के आस्वादन में बाधक होने लगे तो उसे रस विरोध कहते हैं। इसके 3 आधार माने जाते हैं। कौन से? आलंबन की एकता में, आश्रय की एकता में, निरंतरता और विभावों की एकता में। ठीक है, एक बात और यहाँ पे याद रखने लायक है कि श्रृंगार रस का संबंध कौशिकी वृत्ति, देखो, कौशिकी वृत्ति तथा अद्भुत रस का भारतीय वृत्ति से है। ठीक, ये बात याद रखनी है। चलो, अब हम यहां से कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है, यहां से हम कल पढ़ेंगे श्रृंगार रस के बारे में। चलो, थोड़ा बचा, खत्म कर देते हैं। सर्वोत्कृष्ट रस यानी रसराज यानी श्रृंगार को ही रस का राजा कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस के संबंध में लिखा कि संसार में जो कुछ भी पवित्र, उज्जवल, विशुद्ध और दर्शनीय है उसकी उपमा हम इससे दी जा सकती है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि, इंपॉर्टेंट याद रखना, आचार्य भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र, विद्याधर, विश्वनाथ,
ने श्रृंगार को सर्वोत्कृष्ट रस माना। इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार रस को सर्वोत्कृष्ट रस किसने किसने माना? आचार्य भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, हेमचंद्र, विद्याधर, विश्वनाथ। याद रखना भोजराज और अग्नि पुराण, याद रखना भोजराज और एक व्यक्ति हुए हैं अग्नि पुराणकार। इन्होंने सिर्फ एकमात्र रस माना, रसराज नहीं कहा है। ठीक है, करुण रस के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं कि भवभूति ने करुण रस को मूल रस मानते हैं, इसीलिए इन्होंने कहा उत्तर रामचरित में कि एको रसः करुणः, यानी एक ही रस है करुण। बस करुण रस की तीव्रता को आनंदवर्धन श्रृंगार से भी अधिक मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार सवाल पूछा जा चुका है कि किस विद्वान ने करुण रस की तीव्रता को श्रृंगार से अधिक माना है? तो कौन थे भैया? आनंदवर्धन। ठीक है, अच्छी बात है। हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल, याद रखना, करुण रस, देखो करुण रस का स्थायी भाव करुणा मानते हैं। क्या मानते हैं? करुणा मानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वीर रस, वीर रस के बारे में देखते हैं कि आचार्य भरत वीर रस के 3 भेद मानते हैं। कितने भेद मानते हैं भैया? 3 मानते हैं। आचार्य भरत वीर रस के 3 भेद मानते हैं। कौन कौन से? दान, धर्म, दया, युद्ध। दान, धर्म, युद्ध। ठीक है, अगर देखा जाए डी डी यू तो हम कह सकते हैं दद्दू। ठीक है, ऐसे समझ लो आचार्य भरत ने, भारत में दद्दू, याद रखना। विश्वनाथ ने वीर रस के 4 भेद माने। कौन? 1 डी, 2 डी, 3 डी, 4। 2 डी 1 यू भरत मुनि, विश्वनाथ 3 डी यू। ठीक है, चलो तो हम आज यहीं तक रखते हैं और कल से हम यहीं से आगे क्लास करेंगे। रस सिद्धांत हम कल, अरे ये शायद इस पे 3 क्लास हो पाएंगे क्योंकि साधारणीकरण भी पढ़ना है, साधारणीकरण से भी सवाल आते हैं। ठीक है, हमेशा गहराई से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक, इसके बाद आपको मैं PDF इसकी भेज दूंगा आपके चैनल पे, ग्रुप में, व्हाट्सअप में। फिर कहता हूँ मेरा नंबर लिख लीजिए यहाँ पे, आपको उसी पे मिलेगी 97 21 56 58 और 75। जब आप मैसेज करेंगे उस पर लिखोगे ग्रुप में अपने व्हाट्सएप में कि सर मुझे ग्रुप से जोड़ दिया जाए, तभी आपको ग्रुप से जोड़ूंगा, अन्यथा नहीं जोड़ूंगा। क्या पता किसका मैसेज है, मैं सीन नहीं करूंगा। जब ये बात लिखी होगी तभी मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा, आपको PDF मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक निबंध की PDF भेज चुका हूं, भारतीय युग, द्विवेद युग, छायावाद भेज चुका हूं, रीत सिद्धांत की PDF भेज चुका हूं। एक बात और सुन लो कि जो रस सिद्धांत यानी जो भारतीय काव्यशास्त्र जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है, व्हाइट बोर्ड पे, उसके नोट्स अपने आप से बनाने हैं। अब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, PPT के माध्यम से, तो उसके नोट्स बना के आपको बनाया हूं वो भेज दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए इस नंबर पे जब व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, ठीक है, तब मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, राजू सर के साथ बने रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।